Hello and good morning to all of you. Okay, hello everyone. तो लास्ट लेक्चर तक आपको जैसे कि पता है, लास्ट लेक्चर तक हमने पढ़ा दो किंगडम्स के बारे में, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा और उससे पहले किंगडम मोनेरा, है ना। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो किंगडम मोनेरा ओके इज किंगडम दैट इज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, राइट। और अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इट वाज एक्सक्लूसिवली मेड फॉर दोज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूनिसेल्युलर। तो हमने लास्ट क्लास तक सारी जानकारी ली जो भी हमें प्रोकैरियोटिक मोनेरन्स के बारे में ज़रूरी थी और जो भी हमने यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट्स के बारे में लेना ज़रूरी थी। जैसे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर रिकॉल करो तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नीट में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस है वो प्रोटिस्टा किंगडम से निकलते हैं, जैसे कि रेड टाइड्स का जो प्रॉब्लम है या रेड टाइड्स जो चीज़ है वो किसकी वजह से होती है। तो इट इज ड्यू टू अ प्रोटिस्ट विच इज प्लांट लाइक डाइनोफ्लैजेलेट। गोनियोलक्स इज अ स्पेसिफिक नेम जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को, जैसे कि प्रोटिस्ट खास करके एनिमल लाइक प्रोटिस्ट्स कितने टाइप के होते हैं, लाइक आपका फ्लैजेलेटेड, सिलिएटेड, ठीक है, अमेबॉइड या फिर स्पोरोजोआन प्रोटिस्ट, उनके ज़रूरी एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक, फिर हमने कुछ और चीज़ें भी पढ़ी, जैसे कि तुम्हारा क्राइसोफाइट या डायएटम्स जो है उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे they are required or say they are responsible for producing diatomaceous earth which has a very important role in various industries to make certain things, right। फिर उससे पहले हमने मोनेरा में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, जैसे कि माइकोप्लाज्मा इज अ मोनेरन दैट इज डिवॉइड ऑफ सेल वॉल, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज PPLO। Then archaebacteria are one of the very first organism to arrive on earth. They are also called extremophiles because they are found in extreme और harsh conditions। तो ये जो सारी चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ ये हमारी पढ़ के हो चुकी है। सिर्फ इन्हीं चीजों को मैं रिवाइज या रिकॉल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट है। ओके, हमने जो 5 किंगडम सिस्टम देखी थी या हमने जिस 5 किंगडम सिस्टम को डिस्क्राइब किया था उसमें 5 किंगडम्स में से जो तीसरा किंगडम इन अ सीक्वेंस था वो किंगडम जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज किंगडम फंजाई। इज इट ओके? सो इफ यू लुक एट द किंगडम फंजाई, व्हाट यू सी, ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग यू सी इज द डेफिनेशन, ओके, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ kingdom fungi। okay, just have a look at where the cursor is। okay, this kingdom is a kingdom of achlorophyllous heterotrophic spore forming eukaryotic organisms that possess cell wall containing chitin। एक पूरा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिखता है, देखो कि ये किस तरह का किंगडम है। अक्लोरोफिलस मतलब फंजाई किंगडम के किसी भी मेंबर में आपको क्या नहीं दिखेगा, यू विल नेवर सी अ पिगमेंट सिस्टम दैट वर्क्स फॉर फोटोसिंथेसिस इन एनी मेंबर बिलोंगिंग टू किंगडम फंजाई, दैट्स व्हाई अक्लोरोफिलस। इज इट ओके? देन हेटेरोट्रॉफिक, as they are not photosynthetic, they are not autotrophic, all of them are heterotrophic। then spore forming means अपने सर्वाइवल के लिए या इवन अपने रिप्रोडक्शन के लिए ये वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए स्पोर फॉर्मिंग। अब वो कौन से स्पोर्स हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो सब आपको आगे आएगा डिस्कशन में, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक, ये तो पहले ही हम बता चुके हैं कि भाई मोनेरा किंगडम को छोड़ के बाकी सभी किंगडम्स, ठीक है ना, कैसे किंगडम्स है, यूकैरियोटिक किंगडम्स है, मतलब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे किंगडम्स है। तो दैट्स वाई डेफिनेशन से आपको कई चीजें क्लियर हो जाती है अबाउट किंगडम फंजाई कि इट इज अ किंगडम ऑफ अक्लोरोफिलस, दैट मीन्स नॉन फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, स्पोर फॉर्मिंग,
eukaryotic organisms that possess cell wall. Members of this particular kingdom possess cell wall, but it is primarily made up of fungal cellulose, which is structurally different from the cellulose that is present in plant cell walls. That's why it is particularly called chitin. This fact is known to you as we have seen this in biomolecules. Okay, chitin is also called as fungal cellulose. तो अगर आप थोड़ा और चीजों को रिकॉल करो तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि भाई ये जो आपका चिटिन है ये एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड है या होमोपॉलीसैकेराइड है, तो ये होमोपॉलीसैकेराइड है। और इस चिटिन का मोनोमर कौन है, तो फिर है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। फिर थोड़ा आगे हम जाके देखें तो आपको दिखेगा कि जो स्टोर्ड फूड है वो इनमें मेनली किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन। द स्टोर्ड फूड इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इज इट ओके? ग्लाइकोजन इज अ काइंड ऑफ अगेन कार्बोहाइड्रेट and it is also found as a stored food in animal cells. In fungal cells also the stored food is in the form of glycogen. Then वहाँ मतलब जब फंगस या फंजाई किंगडम के मेंबर्स की जहां बात आती है तो सबसे कॉमन जगह कौन सी है जहां हमको फंगस देखने को मिलती है, तो आप देखो जहां पानी होता है, जहां मॉइस्चर होता है, जहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां आपको फंजाई इजीली पनपती हुई दिखती है। फिर वो हमारी ह्यूमिड एनवायरनमेंट में हमारी स्किन हो या कोई अचार हो या कोई ब्रेड हो या कोई और फूड स्टफ हो या फिर कोई टेरेन हो, अगर वो मॉइस्ट है, अगर वो ह्यूमिड है, तो वहां पे फंगल इन्फेक्शन या फंगल ग्रोथ का चांस मैक्सिमम होता है। ठीक, देन हमेशा हम एक बात कॉमन बात हर टॉपिक के लिए करते हैं कि भाई हर चीज या हर पर्टिकुलर कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट किसी पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, राइट। तो फिर उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या कहेंगे, जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में फंगल मेंबर्स या फंजाई किंगडम के बारे में स्टडीज की जाती है, तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर kingdom fungi or fungal members are studied is called as mycology. Remember this, as you can see here, mycology is a branch of mythology nahi hai, mycology is a branch of science that deals with the study of fungi or kingdom fungi. Study कौन सी, तो स्ट्रक्चर है, उनके टाइप्स है, उनका रिप्रोडक्शन है, उनकी लाइफ साइकिल है, उनके यूजेस है, उनके गलत इफेक्ट्स है, ये दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। अगर कोई साइंटिस्ट फंगल मेंबर पे वर्क कर रहा है तो वो माइकोलॉजिस्ट हुआ, क्योंकि ब्रांच है माइकोलॉजी जिसमें फंगल मेंबर्स के या फंजाई किंगडम के हर एस्पेक्ट को स्टडी किया जाता है, राइट। देन जहां बात आती है नरिशमेंट की, देखो मैं फिर से एक बात पे आपका ध्यान थोड़ा ले जाना चाहूंगा कि हम हर किंगडम को उन 5 किंगडम सिस्टम के क्राइटेरिया पे पढ़ रहे हैं। तो पहला क्राइटेरिया इवोल्यूशनरी टाइमलाइन, तो उसमें फंजाई इज थर्ड टू कम, राइट। उसके बाद आपका आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप देख सकते हो कि फंजाई आर यूकैरियोटिक, कर्सर की तरफ ध्यान देना। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जहां तक सवाल है वो अभी तक आया नहीं है, लेकिन आएगा कि भाई फंगल मेंबर्स कुछ एक छोड़ दिए जाए, जैसे कि यीस्ट। यीस्ट आप जानते हो, बेकर्स यीस्ट। यीस्ट ये फंजाई किंगडम को बिलोंग करने वाला एक ऑर्गेनिज्म है और यीस्ट ये यूनिसेल्यूलर फंजाई है, लेकिन उस जैसे कुछ एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम फंगल मेंबर्स आर मल्टी सेल्यूलर। ठीक है ना, ज्यादातर फंगल मेंबर्स कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल वाले होते हैं। ये हुआ आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो ये अभी पहले ही क्लियर हो गया हमारा, देखो कि दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक, दे आर ऑल
achlorophyllus means none of them is photosynthetic, all of them are heterotrophic. लेकिन एक बात हमने पहले भी पढ़ी है मोनेरा में भी और प्रोटिस्टा में भी कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म अगर हेटेरोट्रॉफिक होता है, ठीक है ना, कोई ऑर्गेनिज्म अगर हेटेरोट्रॉफिक होता है तो वो हमेशा पैरासिटिक हो ये जरूरी नहीं। ठीक है ना, तो सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसी वजह से आपको यहाँ पे ये पॉइंट में दिखेगा कि फंगल मेंबर्स जो है, फंजाई किंगडम को बिलोंग करने वाले जो मेंबर्स है उनके पास माउथ नहीं होता, दे आर थैलोफाइट्स, मतलब उनकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट मैट लाइक होती है। ठीक है, नो रूट्स, नो ब्रांचेस, नो ऑर्गन्स, नथिंग, दे हैव अ फिलामेंटस फ्लैट बॉडी in most of the time in their life cycle. Sometimes they show emerged things. Okay, so because they are thallophytes, because they do not have any specialized organ to capture the food, how they get the food then? So they grow on some kind of nutrient rich substratum. वो किसी nutrient rich surface पे grow होते हैं। Okay, और उस substrate के अंदर जो nutrients है उन्हें absorb करते हैं। ठीक है, what they do is they grow basically on some nutrient rich substratum, maybe some food stuff, maybe some jelly, maybe some pickle, anything, and absorb the nutrients from that substratum. Because they absorb the nutrient from their substratum, which may be dead or alive, they are known to be like absorptive. That's why written कि दे शो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम खाना खाते हैं तो हम खुद को कहते हैं इंजेस्टिव, वो खाना खाते नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, दैट्स व्हाई एब्जॉर्प्टिव। इज इट ओके? एंड एज यू कैन सी दे कैन बी पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स, मीन्स अगर वो लिविंग सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं तो दे आर पैरासाइट्स, अदरवाइज दे आर सैप्रोफाइट्स। क्लियर ना? अगर वो पैरासिटिक है, अगर फंजाई पैरासिटिक है तो कुछ स्पीशीज या कुछ मेंबर्स फंजाई किंगडम के ऐसे हैं जो डिसीजेस कॉज करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने मेंशन किए हैं, वो आगे भी आएंगे कि पक्सीनिया स्पीशीज इज अ काइंड ऑफ फंजाई दैट कॉजेज रस्ट इन विच क्रॉप? wheat, as you can see. Albugo species is another fungi. Okay, it is basically a phycomycete. अब आगे आएगा कि phycomycete मतलब क्या। तो अल्बुगो स्पीशीज जो है यहाँ पे देखो वो क्या कॉज करती है? व्हाइट रस्ट। ओके, व्हीट रस्ट और व्हाइट रस्ट में फर्क है। व्हीट रस्ट इज बिकॉज ऑफ पक्सीनिया, ओके, एंड व्हाइट रस्ट इज बिकॉज ऑफ अल्बुगो। ओके, देन if you see the next thing or next particular fact mentioned about kingdom fungi कि as parasites वो food stuffs को spoil करते हैं, वो crops में infections करके उन्हें disease cause करते हैं। कुछ fungi हमारे skin के ऊपर parasite बन के, जैसे कि कैंडिडा हो गया, ठीक है ना, ट्राइकोमोनास हो गया, ये हमें skin diseases cause करती है humans में। ठीक, और जो सैप्रोफाइटिक फंजाई है, सैप्रोफाइट्स का मतलब मैंने आपको समझाया है कि सैप्रोफाइट्स मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पे जिंदा रहते हैं या ग्रो करते हैं, राइट। तो सैप्रोफाइटिक फंजाई जो है वो डिकम्पोजिशन का काम करती है या मेनली डिकम्पोजर्स के तौर पे दुनिया में इकोलॉजिकल रोल प्ले करती है। देखो 5वां क्राइटेरिया आ गया कि फंजाई इकोलॉजिकल रोल वाइज प्रोड्यूसर कभी नहीं हो सकती। वाई फंजाई कैनॉट बी प्रोड्यूसर? बिकॉज फंजाई इज ऑलवेज हेटेरोट्रॉफिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। सो फंजाई और मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई कैनॉट शो प्रोड्यूसर वाला रोल ऑफ इकोलॉजिकल रोल, बट as a parasites they are consumers and as a saprophytes they are decomposers, right? So that's what you need to understand about
Fifth criteria in reference to fungi कि they cannot be producers but they can be consumers, they can be decomposers. Okay, now except some fungi like yeast, as you can see, I am not saying it myself, it is written thing there so that you can see. Okay, except some fungi like yeast. yeast सबको पता है, लेकिन yeast बैक्टीरिया है, ये अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो इसको छोड़ दो. yeast is a unicellular fungi, okay, belonging to group Ascomycetes, जो आगे आएगा. तो ये जो yeast है इसको अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम फंगल मेंबर्स, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं, मैक्सिमम फंगल मेंबर्स हैज लॉन्ग filamentous branched body. If you want to see this diagram, ये जो बॉडी आपको दिख रही है इसको क्या नाम दिया है हमने? माइसेलियम, या इसी को कहते हैं हाइफे, HYPAE, हाइफे, PHAE, हाइफे. हाइफा is a singular, this singular unit is hypha, and many such things or many such hypha together called hyphae. Hyphae is plural, hypha is singular. Is it okay? And hyphae you can alternately call it as mycelium. तो ये जो बॉडी है ये ब्रांच्ड फिलामेंटस बॉडी, लॉन्ग स्लेंडर बॉडी, थैलस लाइक किसकी है? किसी भी रिप्रेजेंटेटिव फंजाई की. ओके, दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सेइंग हियर इज एज अ saprophytes, fungi works in association with bacteria as decomposers, and on other side we are saying that if you leave some fungi like yeast which are unicellular, most of them show body which is long, filamentous and called hyphae. Is it okay? Then mycelium जो है वो किससे डेवलप होता है? पहले भी मैं बता चुका हूं कि डेफिनेशन में देखो, fungi are spore forming organisms. ठीक है ना? स्पोर फॉर्मेशन ये फंगल मेंबर्स में देखा जाने वाला एक कॉमन फीचर है, और स्पोर फॉर्मेशन फंगल मेंबर्स रिप्रोडक्शन के पर्पस के लिए करते हैं. ठीक है, अब स्पोर्स कौन कौन से हैं, कितनी कैटेगरीज के हैं और उन्हें कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, वो सब हम पढ़ेंगे आने वाले समय में, मतलब इसी पर्टिकुलर लेक्चर में आगे जाकर. फिलहाल तुम इतना समझो कि जैसे प्लांट प्रोड्यूस होता है सीड जर्मिनेट होने से, सीड को सॉइल में लगाओ, जर्मिनेट होगी, प्लांट बनेगा, उसी तरह से फंगल बॉडी या फंगल माइसेलियम जो बनना शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? स्पोर से. ठीक है ना, सीड नहीं, स्पोर. कौन से स्पोर्स कैसे बनते हैं ये बात की बात. स्पोर फॉर्मेशन इज द बेसिक थिंग इन फंगल मेंबर्स, and different type of spores after germination give rise to the particular fungal mycelium. अब mycelium क्या है ये मैं आपको दिखा चुका हूँ. this is mycelium. so you can see here कि this is spore, any kind of spore, not just one kind, any representative of spore. When it germinates in favorable conditions, it germinates just like seed germinates to give plant, spore germinates to give hypha, and this hypha branch and rebranch and rebranch and rebranch to give rise to this mature hyphae or mycelium, that is nothing but fungal body. Is it okay? So that's what the logic that works in fungal members. कि spore are formed, they remain dormant, make use of favorable conditions, germinate, give rise to new body of fungi or new mycelia. Is it okay? अब हमने कहा कि कुछ मेंबर्स जैसे कि यीस्ट को छोड़ दिया जाए तो फंगल किंगडम के या फंजाई किंगडम के सभी मेंबर्स कैसे होते हैं? दे आर फिलामेंटस, दे आर लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच्ड बॉडी. बट व्हाट अबाउट यीस्ट? है ना, यीस्ट या यीस्ट जैसे कुछ मेंबर्स है जैसे कि कैंडिडा जो कि यूनिसेल्युलर है. तो फिर उनके लिए देखो कि फंजाई लाइक यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर, okay,
द सेम सेल फंक्शंस इन वेजिटेटिव ग्रोथ एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात समझने वाली है वो ये कि जो फंजाई यीस्ट जैसी है, यूनिसेल्युलर है, उनमें वही सेल असेक्सुअली भी रिप्रोडक्शन शो करती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी वही सेल काम करती है। लेकिन जो फिलामेंटस मल्टी सेल्यूलर फंजाई है, जिनकी बॉडी लॉन्ग स्लेंडर फिलामेंटस ब्रांच्ड बॉडी वाले जो फंजाई है, मल्टी सेल्यूलर फंजाई, उनमें क्या देखा जाता है, उनकी लाइफ साइकिल में दो डिस्टिंक्ट फेजेस देखे जाते हैं। आप याद करो मलेरिया की लाइफ साइकिल, हमने बहुत क्लियर कट मैनर में पढ़ा था कि मलेरिया एक कैसा ऑर्गेनिज्म है, डायजेनिक लाइफ साइकिल शो करने वाला। मतलब एक फेज हैप्लॉइड और एक फेज डिप्लॉइड, एक फेज असेक्सुअल और एक फेज सेक्सुअल, और दोनों डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिजम्स में कैरी आउट होते हैं। असेक्सुअल वाला ह्यूमंस में, सेक्सुअल वाला मॉस्किटो में, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में। उसी तरह से फंजाई किंगडम्स के मेंबर्स में भी वेजिटेटिव मतलब असेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव मतलब जो सेक्सुअल फेज है या जिसमें गमिट्स बनेंगे, वो अलग अलग है, सेपरेट है। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट वाइज क्या लिखा है कि इन अदर फंजाई मीन्स फंजाई अदर देन यीस्ट लाइक फंजाई, मतलब मल्टी सेल्युलर फंजाई में there are two distinct phases, that is vegetative and reproductive। ओके, अभी मैं बता चुका हूं कि वेजिटेटिव फेज ऑफ लाइफ साइकिल मीन्स asexual phase where gametes are not produced, while reproductive phase of the life cycle is the one where gametes are produced, right? वही दिखा है यहाँ पे आगे कि vegetative phase is generally not noticeable in fungi as most of the mycelia is embedded in substratum। substratum मतलब क्या? तो substratum is something which is nutrient rich, substratum is something where fungus is growing over its surface। तो जब कोई फंगल मेंबर अपने वेजिटेटिव फेज में होता है तो वो उस सबस्ट्रेटम के अंदर जाके ग्रो करता है। मतलब आपको ज्यादातर फंगस ग्रो हो भी रहा होगा तो इनकॉन्स्पिकस होगा, दिखेगा नहीं। क्यों? तो वो अपने वेजिटेटिव फेज में है, इमर्ज्ड नहीं है, एम्बेडेड है। लेकिन जैसे ही वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, मतलब गमिट फॉर्मेशन वाले फेज की तरफ बढ़ता है, तो वो इमर्ज्ड हो जाता है या कॉन्स्पिकस हो जाता है या इजीली रिकॉग्नाइजेबल हो जाता है, दिखने लगता है। ओके, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज में या सेक्सुअल फेज में, गमिट फॉर्मिंग फेज में वो फ्रूटिंग बॉडीज नाम का स्ट्रक्चर बनाता है। फ्रूटिंग बॉडीज मतलब जैसे आप देखो, आपको सबको एक फंगस तो हर किसी को पता है, मशरूम है ना। अब मशरूम क्या है? मशरूम फंगस है। मशरूम जो हम खाते भी हैं, एडिबल भी है, उनमें से कई सारे स्पीशीज। तो मशरूम जो हम खाते हैं ना, वो जमीन से उठा हुआ होता है क्योंकि वो सेक्सुअल फेज है, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज है, मतलब गमिट फॉर्मिंग फेज है। और जो मशरूम हम खाते हैं, इट इज नथिंग बट फ्रूटिंग बॉडी। समझ में आई ना बात? लेकिन वो मशरूम बनने से पहले वो जो मशरूम बनाने वाली फंगस है, बेसिडोमाइसिट्स ग्रुप के फंगस होते हैं जिनको हम मशरूम कहते हैं, आगे आएगा। तो ये जो फंगस है उसने डायरेक्टली फ्रूटिंग बॉडी नहीं बनाई, डायरेक्टली मशरूम नहीं बनाया। उससे पहले कई दिनों तक वो सरफेस पे ग्रो होती रही, न्यूट्रिएंट्स कैप्चर करती रही, लेकिन कैसी थी? इनकॉन्स्पिकस, दिख नहीं रही थी क्योंकि वो अपने वेजिटेटिव फेज में थी। जैसे ही वो फंगस फ्रूटिंग बॉडी बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव फेज में गई, मशरूम निकल आया, फ्रूटिंग बॉडी निकल आई और वो फंगस रिकॉग्नाइजेबल हो गई। मतलब क्या हो गई? कॉन्स्पिकस हो गई। इनकॉन्स्पिकस मतलब नॉन रिकॉग्नाइजेबल, कॉन्स्पिकस मतलब रिकॉग्नाइजेबल, राइट? So fungi become recognizable or conspicuous
when they are in their sexual or reproductive phase, and they remain inconspicuous when they are in their vegetative or non-gamete forming phase, right? Then have a look at these diagrams. इनमें से पहली दो डायग्राम्स हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, फिर से एक बार देख लो। ये स्पोर है, ओके, और स्पोर फॉर्मेशन फंजाई का एक कॉमन फीचर है। अलग अलग तरह के स्पोर्स भी हम आगे देखेंगे। स्पोर जर्मिनेट होने के बाद, अब स्पोर कब जर्मिनेट होगा, तो स्पोर विल जर्मिनेट व्हेनेवर देयर इज फेवरेबल कंडीशन। और फेवरेबल कंडीशन में आपको पहले ही बता चुका हूं कि फेवरेबल कंडीशन है ह्यूमिड कंडीशन या मॉइस्चर वाली कंडीशन, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जहां ज्यादा हो, टेम्परेचर जनरली ज्यादा हो। ऐसी कंडीशन में, मतलब कुल मिला के हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस में फंगस बहुत रैपिडली ग्रो होती है। तो स्पोर अगर जर्मिनेट होगा फेवरेबल कंडीशंस में, तो वो शुरुआती दौर में क्या बनाएगा, नो डाउट वो बनाएगा एक सिंपल हाइफा या सिंगल फिलामेंट। धीरे धीरे this single filament called hypha will give rise to branches and sub-branches to form the whole mycelium or hyphae over the substratum on which it is growing। और ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उस सबस्ट्रेटम से न्यूट्रिएंट्स कैप्चर करेगा, ठीक है ना, थ्रू एब्जॉर्प्शन। क्योंकि ये भी बात हमने पहले पढ़ी है कि फंजाई शो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। अब ये हो गया मल्टी सेलुलर फंजाई के बारे में। ये इधर देखो क्या है, ये नीचे लिखा है सूडो पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा ये वर्ड, ये प्रेनकाइमा नहीं है, इट्स मिस्टेक, इट इज पैरेनकाइमा। तो ये वर्ड इसलिए आया क्योंकि ये जो अरेंजमेंट है ये प्लांट के पैरेनकाइमेटस सेल्स की अरेंजमेंट की तरह दिखती है, लेकिन ये प्लांट नहीं है, इट इज अ फंजाई, यूनिसेल्युलर फंजाई लाइक यीस्ट। तो ये हर एक सेल, ये कर्सर की तरफ देखो, ये हर एक सेल जो आपको दिख रही है, ईच सेल, इट इज अ सिंगल सेल ऑफ यीस्ट, ओके, एंड दे आर अरेंज्ड इन बंचेस। तो जब सिंगल यीस्ट की सेल कॉलोनीज के फॉर्म में या बंचेस के फॉर्म में अरेंज होती है, इसे कहते हैं सूडो पैरेनकाइमा। इज इट ओके? इट इज कॉल्ड एज सूडो पैरेनकाइमा, ओके। और अगर मल्टी सेलुलर फंजाई की बात करें तो इट फॉर्म्स हाइफे लाइक दिस, इट इज कॉल्ड माइसेलियम। अब इस माइसेलियम का एक सिंगल यूनिट कोई भी कंसिडर करो, एक कोई भी हिस्सा, तो वो दिखेगा ऐसा या ऐसा। कर्सर की तरफ ध्यान दो, माइसेलियम का पार्ट या तो ऐसा दिखेगा ए जैसा या फिर दिखेगा बी जैसा। क्या फर्क है, क्या नजर आता है आपको? फर्स्ट इंस्टेंस में आपको क्या समझ में आता है जैसे ही आप इन ए और बी डायग्राम्स को देखते हो? देखो, ए में आपको दिखेगा कि जो फंगल माइसेलियम है या फिलामेंट है उसमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है, दिख रहा है ना। ए डायग्राम में फंगल माइसेलियम में कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है, जबकि बी डायग्राम जो है उसमें आपको क्रॉस वॉल्स दिखेंगी। क्रॉस वॉल मतलब ये देखो, ये दिस इज क्रॉस वॉल, दिस इज क्रॉस वॉल, दिस इज क्रॉस वॉल। तो ये क्रॉस वॉल आपको दिखेगी कहां? फंगल माइसेलियम में। और अगर ये दिखती है तो इस तरह के फंगल माइसेलियम को हम नाम देते हैं सेप्टेट। देखो बी का नाम क्या है? सेप्टेट। जबकि अगर क्रॉस वॉल्स ना हो और एक ही फंगल माइसेलियम में या फिलामेंट में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखे विदाउट एनी डिवीजन बिटवीन देम, तो ऐसे मतलब ए टाइप के माइसेलियम को हम कहते हैं नॉन सेप्टेट। ठीक, नॉन सेप्टेट माइसेलिया इज देयरफॉर, देखो यहां पे लिखा है नॉन सेप्टेट माइसेलिया को, इसीलिए यहां पे देखो लिखा है कि इन नॉन सेप्टेट टाइप क्रॉस वॉल्स आर नॉट लेट डाउन एट द टाइम ऑफ डिवीजन। मतलब न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद क्रॉस वॉल नहीं बनती, इसीलिए माइसेलिया कैसा रह जाता है?
मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब एक ही फिलामेंट में कई सारे न्यूक्लियाई, है ना, इस तरह से। इसीलिए हम इसे दूसरा एक वर्ड भी यूज करते हैं, दैट इज सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। इज इट ओके? जबकि अगर हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्रॉस वॉल बन जाए या हर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्रॉस वॉल बनती रहे, तो जो फंगस बनेगी या फंगल माइसेलियम बनेगा वो डिवाइडेड होगा सर्टन सेगमेंट्स में। इसीलिए हम ऐसे माइसेलियम को कहते हैं सेप्टेट। एज यू कैन सी, in septate type there are cross walls or septa formed after each nuclear division। अब ये क्यों जरूरी एस्पेक्ट है तो इसका रीजन आपको इधर दिखेगा। देखो थोड़ा आगे जाते हैं हम। ये है फंगस का क्लासिफिकेशन जो हम आगे जाके पढ़ने ही वाले हैं। ओके, इस क्लासिफिकेशन में आपको क्लियर कट मैनर में सबसे पहली लेवल पे अगर देखोगे तो दिखेगा कि फंगस को दो मेन ग्रुप्स में बांटा गया है, दैट इज लोअर फंजाई एंड हायर फंजाई, है ना। और किस बेसिस पे बांटा गया है वो भी देख लो। लोअर फंजाई इज लोअर बिकॉज इट हैज अ सेप्टेट माइसेलियम एंड हायर इज हायर बिकॉज इट हैज सेप्टेट माइसेलियम। मतलब ये जो हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं फिलहाल, ओके जस्ट वेट अ मिनट, ये माइसेलियम का टाइप, ये जो सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हम पढ़ रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस समझो। ये पर्टिकुलर कैरेक्टर फंजाई किंगडम के मेंबर्स को दो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड करता है, दैट इज लोअर एंड हायर। नॉन सेप्टेट लोअर, सेप्टेट हायर। इज इट ओके? नाउ सेप्टेट माइसेलियम की अगर बात करें तो सेप्टा जो है वो पूरी तरह से एक जैसा हो या अनब्लॉक हो या फिर पूरी तरह से वॉल जैसा हो, ये जरूरी नहीं। बट देयर कैन बी एट अ टाइम्स प्रेजेंट गैप्स और passages through septa. They are typically called pores. Okay, as you can see in this diagram that there can be the presence of passages. These are the passages or pores in a septa. Okay, if these are present they are called septal pores. Okay, simply called septal pores, and their advantage is they allow passage of materials from one segment of septate mycelium to other. Okay, so that's what the thing we need to discuss in this lecture. In next lecture we will deal with some other aspects of kingdom fungi like reproduction and classification and further things. Okay, as far as this lecture is concerned we will conclude here. Okay, I think you understand this as it is a descriptive topic. Okay, we are using this method, okay, for a change. Okay, so I think you understand it well. Thank you.